हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी की सारी वैकेंसी अब आने वाली हैं, यानी कि बहुत सारी वैकेंसी एसएससी की आ चुकी हैं और भी एसएससी की वैकेंसी जैसे एमटीएस वगैरह हैं या सीजीएल वगैरह हैं, ये वैकेंसी आनी है, ठीक है, तय ही है, यानी कि जुलाई तक सारी वैकेंसी आ जाएगी। और एसएससी में सर मतलब कि देखिए, जेई की आ चुकी है, एसएचएसएल की आ चुकी है, एसएससी फेस की दोस्तों चल रही है। तो सबकी वैकेंसी में दोस्तों क्या होता है कि एसएससी में जो जीके होती है, जीके का पोर्सन होता है, तो ये दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर पूछा जाता है, ठीक है, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर पूछा। अगर आप एसएससी के पुराने एस्पिरेंट हैं तो आप पीवाईक्यू का बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे समझते हो कि पीवाईक्यू का महत्व क्या है। अगर आप प्रीवियस ईयर मतलब अगर आप मतलब पुराने स्टूडेंट नहीं है, नए स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पीवाईक्यू को जीके का पीवाईक्यू कर लिया तो ये मान लीजिए कि आपका 60 से 70% जीके ऐसे ही कवर हो जाती है, ठीक है, ऐसे ही कवर हो जाती है। ये दोस्तों आप देखिए एसएससी के जितने भी टीचर्स वगैरह जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, या आप पुराने पेपर्स उठा के देखिएगा, ज़्यादातर उसमें पीवाईक्यू रिपीटेड होता है। ये एसएससी एक पैटर्न फॉलो करती है, पीवाईक्यू क्वेश्चन देने का एक पैटर्न मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे रहता है एसएससी का। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ कि आज से जितने पीआईक्यू जो पेपर में पूछे जा चुके हैं एसएससी के, और लेटेस्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेटेस्ट से हम लोग पीछे चले जाएंगे, यानी कि 2024 से 2023 2022 इस प्रकार से हम क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मैं डेली एसएससी के बेस्ट 25 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, यानी कि मैं कोई भी क्वेश्चन किसी बुक से या अपनी तरफ से ऐड करके नहीं ला रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पीआईक्यू हैं, और यानी कि डायरेक्ट एसएससी के पेपर के ही हैं, ठीक है, एसएससी के पेपर से ही डायरेक्ट उठा कर ला रहा हूँ। तो और मैं आपको बता दूं कि ये 25 क्वेश्चन जरूर होंगे, लेकिन इनमें ऑप्शन 4 ऑप्शन होते हैं, तो ये लगभग मान लीजिए 60 से 70 क्वेश्चन बन जाएंगे। यानी कि मैं इनके ऑप्शन से भी डिस्कस करता हुआ चलूँगा कि एसएससी किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें पूछती है। आप देखिए, आज आप ये जानेंगे कि एसएससी क्या क्या पूछती है, किस प्रकार से पूछती है, ये जानेंगे, और धीरे धीरे आप बहुत ही अच्छे लेवल पर चले जाएंगे, बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे, अगर आप ये टेस्ट ये प्रैक्टिस सेट लगाते रहे डेली, ठीक है। अगर आपको मतलब एसएससी का पैटर्न नहीं पता तो आप बस इस टेस्ट को फॉलो करते रहिए, आप बहुत अच्छे तरीके से एसएससी का पैटर्न समझ जाएंगे। और इसको फॉलो करते रहने पे मैं आपको बता दूं कि गारंटी है कि आपके 25 क्वेश्चन में आप कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आप लगा के आराम से आ जाओगे, ठीक, आराम से लगा लोगे। अगर आपको लगता है कि मेरे 15-16 क्वेश्चन ही सही हो जाएं तो बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत और एफर्ट कर लिया अपने तरफ से, थोड़ी कोई चीज़ें हैं, इंडिविजुअल चीज़ें जो अगर आपने पढ़ ली, तो ये मान लीजिए कि आपका एक स्कोर एसएससी जीके में बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करते रहिए। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि जैसे कुछ सेट होते हैं तो आप देखेंगे कि मतलब आपकी जो एसएससी की जीके में है उसमें देखिएगा आप कितना ज़्यादा नॉलेज इन्हेंस होगी आपकी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि सबकी चीज़ें लाने में दोस्तों, इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो कम से कम मेहनत के लिए एक लाइक तो बनते ही है। एक लाइक कर दिया करिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपके मतलब फ़ायदे को, अगर आप चाहते हैं कि एसएससी का जो पेपर है, जो एसएससी की जीके आपको डराए नहीं, तो इसलिए आप चैनल को चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिस्कस करते हुए चलेंगे हम लोग, बहुत अच्छे तरीके से, विद्वत तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस नियम का उपयोग किया जाता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में जो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, जब कोई भी किसी भी चालक पर धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें एक जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, तो वो एक दोस्तों उसमें क्या होता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उसमें क्रिएट हो जाता है। तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है उसको ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगता है। बाएं हाथ का नियम लगता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, ठीक है। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम है। इससे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। अब देखिए, आपसे एक पूछा जाता है कि धारा की दिशा किससे ज्ञात की जाती है। तो धारा की दिशा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एसएससी के ये सब फेवरेट क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, फिजिक्स से क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है। बाएं हाथ के नियम से दोस्तों बात करें तो बाएं हाथ के नियम से बल, बाएं हाथ के नियम से किससे, बल की दिशा, ठीक है। तो देखिए, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, बा से बाएं, बा से बल, ठीक है। इसी प्रकार फ्लेमिंग के दाएं, दा से दाएं और दा से धारा, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बात करें तो मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की, आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, तो क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट सब प्रकार से होते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि इतने सरल क्वेश्चन एसएससी नहीं पूछती, ये सब क्वेश्चन एसएससी के ही द्वारा पूछे हुए हैं। मैं कोई अब शुरू में क्लियर कर चुका हूँ कि मैं कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं ऐड कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, जो पेपर में एसएससी ने पूछे वही के वही मैं आपको डायरेक्ट उठा करके लाया हूँ, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से पेपर आता है और आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1358, 1210, 1315 और 1336। बताइए इसका राइट आंसर क्या है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 1336। ऑप्शन नंबर डी 1336 है। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो ये कर्नाटक, विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक तुंगभद्रा नदी के तट पर, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी आपसे पूछा जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों जो हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्ति थे, मतलब भाई थे दोनों, उन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी विजयनगर सर। अब आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था, ये आपको बताना है। ये आप बताइए कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने इसमें शासन किया हुआ है, ठीक है। आपको उनके नाम लिखने, अगर आपको आता है तो नाम लिखिए, नहीं आता है तो दोस्तों आप उसको एक बार कहीं से देख लीजिए, देखेंगे तो आपको रिवाज हो जाएगा, ठीक है। 1336 में कब किया था विजयनगर साम्राज्य? अब आपसे एक बहुत ही बेहतरीन एसएससी क्वेश्चन पूछती है कि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली में जो है, दिल्ली में कौन सा सल्तनत, मतलब कौन दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश चल रहा था, वंश का शासन चल रहा था, और कौन सा उस समय राजा था वहाँ का, मतलब दिल्ली वंश का जो सरदार था या जो भी कह सकते हैं आप, कौन था? तो दिल्ली वंश में उस समय तुगलक वंश चला था। कौन चला था दोस्तों? तुगलक वंश चला था। और एमबीटी इसका क्या था? उस समय राजा हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक का दोस्तों उस समय शासन हुआ करता था, और तुगलक वंश से संबंधित है। और इसी के आसपास देखिए 1336, इसी में दो क्वेश्चन बनते हैं। एमबीटी के समय पर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और 1300 दोस्तों बात करें 1347 की, 1347 की बात करते हैं तो इस समय हसन गंगू ने दोस्तों किसकी स्थापना की थी? बहमनी साम्राज्य की। हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। मुस्लिम साम्राज्य, ये बेसिकली हिंदू साम्राज्य है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य जो है वो हिंदू साम्राज्य है, और बहमनी साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य है। तो ये आपसे पूछा जाता है। तो हसन गंगू ने 1347 में किसकी स्थापना की थी? बहमनी साम्राज्य की, और वो भी एमबीटी के समय पर ही की थी, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब, किसने, कहाँ और क्यों की थी। ये सब चीज़ें आपको बता दिया। बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने राज किया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार कौन थे? बताइए, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खान या भीमसेन जोशी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? एमएस सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए हैं, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनको जो है ये कौन सा पुरस्कार? रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको कब मिला था? देखिए ये आपसे पूछा जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको कब मिला था? तो 1974 में मिला था। कब मिला था इनको? 1974 में मिला था। और अगर इनको भारत रत्न की बात की जाती है तो भारत रत्न दोस्तों इनको 1998 में मिला था, ठीक है। इनको भारत रत्न कब मिला था? 1998 में। आपसे पूछा जाता है ये कर्नाटक संगीत, सब पूछा जाता है किस संगीत से, तो कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने दोस्तों ये पहली महिला जो यूएन पर, पहली महिलाएं जो जिन्होंने यूएन पर 1961 में इन्होंने प्रदर्शन किया था, ठीक है। यूएन पर प्रदर्शन करने वाली पहली महिला पूछा जाता कौन? एमएस सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत से। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974, 1998 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था, ठीक है। भीमसेन जोशी की बात करते हैं तो भीमसेन जोशी दोस्तों इनको भारत रत्न 2008-2009 में मिला था, यानी 2008-2009 में मिला था भीमसेन जोशी को। आपको जाकिर हुसैन को बताना है कि जाकिर हुसैन को कब मिला था, ठीक है। आपको जाकिर हुसैन को बताना है कि जाकिर हुसैन कब मिला। भीमसेन जोशी को दोस्तों कब मिला था? 2008 और 2009 में। अगर हम लता मंगेशकर जी की बात करते हैं तो लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न मिला था, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों। आपको क्या बताना है कि जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब मिला था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? तो 1974 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी को मिला था, ठीक है। ये पहली ऐसी महिलाएं हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दक्कन के पठार से। दक्कन का पठार के संबंध में कौन सा कथन सही है? दक्कन का पठार पूर्व में ऊंचा है और धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढलान है। दक्कन का पठार पूर्व और पश्चिम की ओर छोर में ऊंचा और इसके केंद्र पर ढलान है, यानी कि ये ऐसे कह रहा है कि ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। और ये ऐसे कह रहा है कि इस प्रकार से। अब देखिए दक्कन के पठार में ऊंचाई लगभग समान है, यानी कि ये बराबर ही है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा और इसमें धीरे धीरे क्या है? पूर्व की ओर ढलान है, यानी कह रहा है कि ये ऐसे है और धीरे धीरे ऐसे ढलान होती चली जा रही है इस तरीके से। तो देखिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगी। दक्कन का पठार क्या है? पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व में ढलान है, नीचे को गिरता चला जा रहा है, ठीक है। तो पूर्व में क्या है? ढलान है और पश्चिम की ओर ऊंचाई है। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। तो दक्कन का पठार ये। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कहता है कि 1991 में भारतीय रुपए का अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया था? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार, यानी चरण कितने चरणों में किया गया था, ठीक है। इसका बताइए कितने चरणों में किया गया था। तो इसका कितने चरणों में किया गया था? इसका किया गया था 2 बार। कितने चरणों में? 2 बार किया गया था। 1991 में इसमें भारतीय जो रुपए का अवमूल्यन था 2 बार किया गया था, ठीक है। अब देखिए 1991 की
बात अगर हम लोग करते हैं तो 1991 में ही दोस्तों हम लोगों ने, भारत ने क्या किया था कि एलपीजी सिस्टम जो है एलपीजी सिस्टम ग्रहण किया था। ठीक, एलपीजी सिस्टम ग्रहण करने के दोस्तों आपको पूछा जाता है कि एलपीजी के समय पर जब किया गया था तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप सब जानते हो कि नरसिम्हा राव हैं और जो हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, ये चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट है जो एसएससी बहुत पूछती है कि एलपीजी के समय पर आपसे पूछ रहे थे कि एलपीजी के समय पर दोस्तों ये बताइए कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री दोस्तों कौन थे उस समय, तो वित्त मंत्री हमारे थे मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने हुए हैं। ठीक है, तो भारतीय रुपयों का अवमूल्यन की बात करें तो कितने चरणों में हुआ था, 2 चरणों में। ठीक है, 2 बार हुआ था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन किसके नेतृत्व में पारित किया गया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में पारित हुआ 42वां संविधान संशोधन, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह या राजीव गांधी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई हो जाएगा, इंदिरा गांधी या चौधरी चरण सिंह या राजीव गांधी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इंदिरा गांधी जी के समय पर। इंदिरा गांधी जी के समय पर 42वें संविधान, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी के समय पर संविधान में काफ़ी चेंजेस हुआ था। ठीक है, इस 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। और इसी 42वें संविधान से संशोधन से दोस्तों हम अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो पहले 10 जोड़े गए थे। ठीक है, पहले कितने जोड़े गए थे ये आपसे पूछा जाता है। आपसे एक चीज़ और पूछी जाती है मौलिक कर्तव्यों में कि मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमारे मूल संविधान में कितने थे, तो एक भी नहीं थे, एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन से ही दोस्तों इसको जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन हुआ कब था, तो 1976 में होता। कब हुआ था, 1976 में होता। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। इंदिरा गांधी जी की बात करें तो इंदिरा गांधी जी के समय पर दोस्तों आपातकाल लगा था। आपातकाल कब लगा था, तो 25 जून को लगा था। ठीक है, 25 जून 1976 को लगा था। और उस समय दोस्तों आपसे पूछा था कि जब रात में हमारा जो क्या लगा था दोस्तों, आपातकाल लगा हुआ था, उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे कौन थे, तो उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है कि किस तारीख को लगा था, तो 25 जून को लगा था। ये आपसे पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एसएससी बहुत ज़्यादा पूछती किस तारीख को लगा था, तो 25 जून को लगा था। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन किसके समय पर हुआ था, इंदिरा गांधी जी के समय पर। ठीक है, और इससे इंपॉर्टेंट यही निकलता है कि मिनी संविधान इसको बोला जाता है। और इसी संविधान संशोधन में दोस्तों हमारे मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे, जो 10 थे शुरू में और अब 11 हैं। तो 11वां कौन है वो आपको बताना है। ठीक है, 11वां कौन है, कब जुड़ा था, अगर आपको इतना ही पता है 11वां कौन है तो बहुत है। कब जुड़ा था वो मैं आपको अगले किसी वीडियो पर आएगा तो उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में जुड़े थे, तो इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित गुटों में किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित होगी। यानी जो कांग्रेस थी हमारी आईएनसी, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी, एवो ह्यूम ने जिसमें की थी स्थापना, तो वो उसकी स्थापना दोस्तों जब हुई थी तो कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई थी। किस में होती, 1907 के नागपुर अधिवेशन में, या 1907 के सूरत अधिवेशन में, या 1908 के छोटा नागपुर अधिवेशन में, या 1907 के कलकत्ता अधिवेशन में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, 1907 का अधिवेशन दोस्तों क्या हुआ था कि 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, तो उसमें 2 कांग्रेस अब बट गए थे, किसमें, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, नरम दल में बात करें तो जो विजय से फिरोज शाह मेहता वगैरह जो अच्छे व्यक्ति थे, जो मतलब पढ़े लिखे, यानी कि जो समाज, ऐसा पढ़े लिखे तो नहीं बोल सकते हैं, पढ़े लिखे हैं थे, मतलब दोनों में थे, लेकिन ये कहने का मतलब है कि जो कहते थे, नरम दल के लोग कहते थे कि हम विनती से अनुनय विनय करके देश को आज़ाद करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन गरम दल के लोग लाल बाल पाल थे, जैसे लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, और ये बिपिन चंद्र पाल, ये कहते थे कि अनुनय विनय से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अनुनय विनय से काम नहीं चलेगा, तो उसकी वजह से कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ गई थी 1907 के अधिवेशन में। ठीक है, और 1907 के अधिवेशन में 2 गुटों में बढ़ गई थी। आपसे पूछा जाता है सूरत में ताप्ती नदी किनारे हुआ था, क्योंकि सूरत ताप्ती नदी के तट पर है, तो ताप्ती नदी के तट पर आपसे पूछा जाता है कि कब हुआ था, किस नदी के तट पर हुआ था, तो ताप्ती नदी के तट पर सूरत अधिवेशन हुआ था। अब आपसे एक चीज़ और पूछी जाती है कि ये बटे जब थे तो मिले कब थे। ठीक है, तो कब मिले थे, तो 1916 में, 1916 के दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में ये मिल गए थे। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों गुट आपस में एकजुट हो गए थे, मिल गए थे, और उस समय मुस्लिम लीग से भी समझौता हो गया था। ठीक है, एनी बेसेंट जी जो थी उन्होंने मतलब बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, अहम भूमिका निभाई थी एनी बेसेंट जी ने। तो 1916 में ये क्या हो गया था, कांग्रेस दोनों गुट से फिर दोबारा से जुट गई थी। ठीक है, 1907 की बात करें, 1907 में दोस्तों अगर 1905 की बात करें तो 2 साल पहले तो बंगाल विभाजन हुआ था, आपको पता है बंगाल विभाजन हुआ था करजन के समय पर। उसके बाद में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, जब दिल्ली दरबार लगा हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो मैं आपको बताता चलता हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर तो आपको पता ही चलेगा, नागपुर है। ठीक है,
अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन ऐसे अटपटे क्वेश्चन पूछ लेती है, तो आपको इसमें केवल सीधे डाटा याद रखना है कि ठंड के मौसम में चेन्नई का औसतन तापमान कितना होता है। डाटा, सिर्फ डाटा आपको याद रखना है, कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं। चेन्नई का तापमान हो 24-25 रहता है, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। ये कुछ अटपटे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जानबूझकर ये एसएससी डालती है, कोई भी एग्जाम बनाती है तो ऐसे डालते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा क्या हो कि कट ऑफ पे फिर थोड़ा प्रभाव पड़े, ठीक है। अब देखिए, जनता के हाथ में मुद्रा प्लस वाणिज्यिक बैंक, यानी मुद्रा और वाणिज्यिक बैंक दोनों का नकद भंडार क्या कहलाता है? इसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहा जाता है। उच्च शक्तिशाली, ये आपसे पूछा जाता है कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा किसे बोला जाता है? तो किसे बोला जाता है? मौद्रिक आधार को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मौद्रिक आधार को बोला जाता है, ठीक है। मुद्रा और प्लस वाणिज्यिक बैंकों का जो नकद भंडार होता है उसको मौद्रिक आधार बोलते हैं और इसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा बोलते हैं। अब देखिए, वाणिज्यिक बैंकों की बात करते हैं तो वाणिज्यिक बैंक 1934 में एक अधिनियम आया था, जिसका अधिनियम के तहत हमारी आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1934 के अधिनियम पे जिस जिन बैंकों का दोस्तों नामकरण है, यानी जिन जिन बैंक जो रजिस्टर्ड बैंक है उन्हीं को वाणिज्य बैंक बोलते हैं। वाणिज्य बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? तो वाणिज्य बैंक को दोस्तों आरबीआई रेगुलेट करती है। कौन करती है? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना दोस्तों आपको पता ही कि 1935 में हुई थी और 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1934 को उसका अधिनियम आया था, ठीक है। इसके बाद 1949 में उसको क्या किया गया था? 1949 में दोस्तों उसको हम लोगों ने राष्ट्रीयकरण कर लिया था और 1937 तक दोस्तों इसका जो देखिए 1935 में अधिवेशन हुआ था। 1935, 36 और 37 3 साल तक उसका कलकत्ता में रहा हेडक्वार्टर। 1937 के बाद मुंबई हमेशा के लिए शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता चला वाणिज्य बैंक क्या होता है? वाणिज्य बैंक ये वही होता है जो 1934 के अधिनियम में जो बैंक के रजिस्टर्ड हैं उनको वाणिज्य बैंक बोलते हैं। वाणिज्य बैंक बेसिकली डायरेक्ट जनता को कर देती है, डायरेक्ट जनता को लोन देती है, ठीक है। डायरेक्ट कस्टमर को लोन देती है, क्योंकि आरबीआई डायरेक्ट कस्टमर को लोन नहीं देती है, ठीक है। तो मुद्रा प्लस वाणिज्यिक बैंकों का जो नगद भुगतान है उसको क्या बोलते हैं? मौद्रिक आधार बोलते हैं। इसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा को बोला जाता है, ठीक है। पूछ लिया जाता है उच्च शक्तिशाली मुद्रा किसे बोलते हैं? तो मौद्रिक आधार को बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, जानकारी अच्छी लग रही हो दोस्तों, जितनी डिटेल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इस डिटेल के बारे में, इसके पीछे अगर आपको मेहनत दिख रही हो तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही समझ लेते हैं? दाब की इकाइयाँ पास्कल, बार, टार। किए गए कार्य की इकाइयाँ न्यूटन, पास्कल या बार। बल की इकाइयाँ जूल, अश्व शक्ति, टॉर। और आयतन की इकाइयाँ किलोग्राम, ग्राम, मीटर। देखिए नीचे स्टार्ट करते हैं। अगर आयतन की बात करते हैं तो आयतन की जो है, आयतन की क्या होती है? मीटर होती है, यानी नापना होता है मीटर में। तो इसमें तो मीटर है, तो आयतन की क्यूब क्या होती है? मीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन किलोग्राम नहीं होती है, ग्राम तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ग्राम वजन की इकाई है, किलोग्राम। बल की बात करते हैं तो बल की देखिए, बल में अश्व शक्ति हो सकती है, टॉर हो सकता है, लेकिन ये जूल नहीं हो सकता, क्योंकि जूल है कार्य की इकाई, ठीक है। किए गए कार्य की इकाई, इसमें तो कहीं जूल है ही नहीं है, क्योंकि न्यूटन प्रेशर का है, पास्कल दाब का है और बार भी दाब का है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? दाब की इकाई, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दाब की इकाई क्या है? पास्कल है, बार है और टॉर है, ठीक है। आपको पास्कल और बार पता होगा, टॉर याद कर लीजिए। दाब की इकाई, टॉर को दाब की इकाई बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाब की इकाई वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम जुड़ा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए किससे जुड़ा है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा है, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस भी ये साफ साफ पता है, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर ही दोस्तों एक भवन बना हुआ है, ठीक है। एक भवन बना हुआ, भारत कला भवन जिसको बोलते हैं। भारत कला भवन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में बना हुआ है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोस्तों क्या है कि बेसिकली ये 1898 में एनी बेसेंट जी ने इसकी स्थापना की थी। तब उसको बनारस कॉलेज बोला जाता था, ठीक है। बनारस कॉलेज बनारस हिंदू कॉलेज बोला जाता था। फिर ये धीरे धीरे जब 1916 में दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया, मदन मोहन मालवीय जी का नाम तभी से 1916 से इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 बोल सकते हैं मदन मोहन मालवीय जी के बेस पे, और 1898 एनी बेसेंट के बेस पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको पूछता है, ये थोड़ा ट्रिपल सवाल है, पूछता है कि कोनिफर, साइकैड और जिंकगो। कोनिफर, साइकैड और जिंकगो पौधे किस पादप समूह से संबंधित है? बताइए कोनिफर, साइकैड और जिंकगो कौन से पादप समूह से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अनावृत बीजी से। किससे संबंधित है ये दोस्तों? अनावृत बीजी से संबंधित है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाए, अनावृत बीजी से संबंधित है। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी लिखने में। तो देखिए, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकों में से इसी भारत और पूरी दुनिया में इसे भारत और पूरी दुनिया में ओडिसी नृत्य, यानी कि ओडिसी नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के, यानी कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा भारतीय शास्त्रीय नर्तक है? क्योंकि आपको पता है कि शास्त्रीय नृत्य हमारे यहाँ 8 हैं, ठीक है। उनमें से ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है, ओडिशा का। तो इसको लोकप्रिय बनाने के लिए दोस्तों किस व्यक्ति ने क्या किया? लोकप्रिय बनाने के लिए काम किया, मेहनत की। तो उनको 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
वर्ष 2000 में क्या किया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बताइए ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? देवशीष पटनायक हैं, केलूचरण महापात्र है, पंकज चरणदास हैं या राहुल आचार्य। बहुत ही फेमस नाम है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ओडिसी नृत्य के बारे में चर्चा और इनका नाम ना ऐसा हो ही नहीं सकता। केलूचरण महापात्र, केलूचरण महापात्र दोस्तों, ठीक है। केलूचरण महापात्र जो ओडिसी से संबंधित है और इनको 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। केलूचरण महापात्र के अलावा अगर हम लोग और अन्य जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्यांगना हैं उनसे बात की जाए तो दोस्तों एक आती है सोनल मानसिंह, जो भरतनाट्यम और दोस्तों ओडिसी दोनों की संयुक्त मतलब ऐसी व्यक्ति है, ऐसी लेडीज हैं, महिला हैं जो दोनों करती हैं, ठीक है। और ये सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण, पद्मश्री या भारत रत्न पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला है सोनल मानसिंह, ठीक है। इसको आप याद रखिए, पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में किसको पद्म विभूषण मिला था, सोनल मानसिंह को मिला था, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करें तो वो भी ओडिसी से संबंधित हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल हो गई, आपकी इंद्राणी रहमान हो गई या संयुक्ता पाणिग्राही, ठीक है। संयुक्ता पाणिग्राही हो गई, इंद्राणी रहमान हो गई और रुक्मणी देवी अरुंडेल और सोनल मानसिंह, ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट ऐसी नृत्यांगनाएं हैं जिनको बार बार भर के क्वेश्चन आते हैं इनसे, ठीक है। पूछा जाता है किससे संबंधित है तो ओडिसी से संबंधित, ठीक है। केलूचरण महापात्र का ऐसे अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि केलूचरण महापात्र किससे संबंधित, ओडिसी नृत्य से संबंधित, इनको पद्म विभूषण कब मिला, 2000 में मिला, बस इतना सा याद रखना आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता चला। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसे इंकलाब जिंदाबाद सूत्र है, यानी इंकलाब जो जिंदाबाद है इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, ठीक है, किसको जाता है बताइए। तो आप अगर देखे होंगे जो जिसमें दोस्तों पार्लियामेंट में बम फेंका गया था तो किन्होंने कहा था, भगत सिंह जी ने कहा था, है ना। भगत सिंह जी ने कहा था इंकलाब जिंदाबाद। किन्होंने कहा था इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जी ने कहा था। भगत सिंह को क्या बोलते हैं, शहीद आजम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शहीद आजम बोलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ाद बोलते हैं। सुखदेव और भगत सिंह को दोस्तों इनको क्या होती, 31 मार्च को फांसी दी गई, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें तो ये काकोरी कांड से रिलेट करते हैं, ठीक है। अगर आपको काकोरी कांड के बारे में आए तो राम प्रसाद बिस्मिल ही वहाँ पर राइट आंसर होता है, ठीक है। तो भगत सिंह जी इंकलाब जिंदाबाद का सूत्रवाक्य का लोकप्रिय इन्होंने ही बनाया था, इंकलाब जिंदाबाद को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जाता है कि वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था, बताइए। सबसे अधिक हिंदू किस में, तो हो सकता है आपका दिमाग सीधे उत्तर प्रदेश में जाए, सीधे आपका दिमाग उत्तर प्रदेश में जाके, लेकिन उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है ही नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो वर्ष 2000 में भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी किसकी थी, तो हिमाचल प्रदेश की थी। अब आपको कमेंट करके बताना कि भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है भारत में, ठीक है। ये आपको बताना है 2011 के अनुसार दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी किस समुदाय की है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू हुआ था। रोलिंग प्लान या अमृत योजना किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में लागू हुई थी, 6ठी और 7वीं, 5वीं और 6ठी, या 4थी और 5वीं, या दूसरी और तीसरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, 5वीं और 6ठी। क्या है, 5वीं और 6ठी, ठीक है। 5वीं और 6ठी ये दोस्तों 5वीं और 6ठी में लागू किया गया था। और जैसे 5वीं स्टार्ट हुई थी तो उसको 5वीं को देखिए हर 5 साल के लिए लागू होती थी पंचवर्षीय योजना, लेकिन इसको 5 साल कार्यकाल से पहले ही रद्द कर दिया गया था। क्यों रद्द कर दिया, क्योंकि उस समय जब ये लागू हुई थी 5वीं, तब हमारी सरकार किसकी थी, तब थी कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी की। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार जैसे ही गिरी वैसे ही इसका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। इसको मतलब कि बीजेपी सरकार उस समय लागू हो गई, तो बीजेपी सरकार ने इसको हटा दिया, कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम अलग से बनाएंगे। तो फिर उन्होंने 2-2 साल के अनवरत प्लान यानी रोलिंग प्लान बनाए। तो 2 साल का रोलिंग प्लान बनाया गया दोस्तों, 2 साल का रोलिंग प्लान बनाया गया। उसके बाद क्या हो कि 2 साल तक रोलिंग प्लान चला। फिर जैसे ही दोस्तों फिर सरकार पलटी, तो फिर दोस्तों 6ठी पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए लागू हो गई, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच कौन सा प्लान लाया गया, तो रोलिंग प्लान कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए। क्यों लाया गया ये भी बता दिया मैंने कि कांग्रेस सरकार थी, बीच में कांग्रेस सरकार 5वीं पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो पाई, कांग्रेस की सरकार गिर गई, बीजेपी सरकार ने इसको हटा करके रोलिंग प्लान का स्टार्ट किया। फिर बीजेपी सरकार गिर गई, फिर उन्होंने फिर दोबारा से कांग्रेस सरकार बनी, फिर वो 6ठी पंचवर्षीय योजना फिर उन्होंने लागू कर दी, ठीक है। तो ये इसका पूरा इतिहास है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा संबंधित है, बताइए त्रिपुरा से कौन सा त्यौहार संबंधित है, खर्ची पूजा, बिहू, वांगला या कांग चिंगबा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका दोस्तों आपको पता है इसका राइट आंसर क्या है, खर्ची पूजा। क्या है, खर्ची पूजा त्यौहार त्रिपुरा से कौन सा संबंधित, खर्ची पूजा। त्रिपुरा का दोस्तों एक बहुत ही फेमस त्यौहार मनाया जाता है कोक बोरोक महोत्सव।
कोक बोरोक महोत्सव, कोक बोरोक महोत्सव अगर आपसे पूछा जाए त्रिपुरा से, अगर आपसे पूछा जाए कोक बोरोक जनजाति कहाँ रहती है, बोली कहाँ बोली जाती है, तो वो भी दोस्तों त्रिपुरा में ही बोली जाती है। ठीक है, बिहू की बात करते हैं तो असम में होती है, बिहू की बात करते हैं तो असम में होती है, असम में दोस्तों। और बिहू के 3 प्रकार हैं। ठीक है, बिहू के कौन कौन है, 3 प्रकार हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम रज पर्व की बात करते हैं तो रज पर्व भी दोस्तों उड़ीसा मनाया जाता है। देखिए बिहू और छऊ, आप भूलेंगे ना, बिहू असम में मनाया जाता है लेकिन छऊ उड़ीसा मनाया जाता है। ठीक है, और रज पर्व भी दोस्तों उड़ीसा मनाया जाता है। रज पर्व भी 3 दिन चलता है और बिहू भी 3 प्रकार से मनाया जाता है। ठीक है, बिहू में 3 प्रकार से दोस्तों मनाया जाता है, बुहाग बिहू, कटी बिहू, इस प्रकार से मनाया जाता है। और सब में अलग अलग पूजा भी होती है, कभी तुलसी की पूजा, कभी गाय की पूजा, इस प्रकार से पूजा अलग अलग होती है। ठीक है, तो बिहू कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, असम में मनाया जाता है, बहुत ही फेमस त्यौहार बिहू असम का। और खर्ची पूजा कहाँ का, त्रिपुरा का अगर बात करते हैं तो खर्ची पूजा और कोक बोरोक महोत्सव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राइक्लोरोमीथेन का आयुपेशी नाम क्या है। ट्राइक्लोरोमीथेन है, उसका आयुपेशी नाम क्या है, ग्लिसरॉल है, क्लोरोफॉर्म है, ब्लीचिंग पाउडर है, या बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोरोफॉर्म। क्या है, क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमीथेन का आयुपेशी नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म है। आपको ये बताना कि ब्लीचिंग पाउडर को नॉर्मल नाम किस नाम से जानते हैं, मतलब हम लोग किस नाम से जानते हैं, धावन सोडा या खाने का सोडा, बता दीजिएगा आप। ठीक है, धावन सोडा या खाने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर को क्या नाम देते हैं, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए। ट्राइक्लोरोमीथेन को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी इस प्रकार क्वेश्चन बहुत पूछती, भर भर के पूछती। मैं इसमें आपको 2-3 डाटा दूंगा, वो आपको लिख लेना है। अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए मेरी क्लास में। आपको बस जो चीज़ मैं बोलता जाऊँ उसको लिखते जाइए, फिर आप उसको रिवाइज करते जाइए, फिर आप देखिएगा एसएससी में किस प्रकार से आप एसएससी के जीएस के क्वेश्चन करके आते हैं। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में कौन भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। बताइए, सर दोराबजी टाटा थे, एन रामचंद्रन है, सुरेश कलमणी है, या विजय कुमार मल्होत्रा है। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कौन थे, सर दोराबजी टाटा थे। कौन थे दोस्तों, सर दोराबजी टाटा। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना देखिए, नोट करिए कॉपी में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में हुई थी, 1927 में। ठीक है, 1927 में हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये राइट कर लिया आपने। अब आपको राइट करना है क्रिकेट का। ठीक है, अब आपको राइट करना है भारतीय क्रिकेट संघ। भारतीय क्रिकेट संघ राइट करिए, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, इसके जस्ट 1 साल बाद। ये रटना है आपको, ये आप बिल्कुल रट लीजिएगा। क्रिकेट संघ की स्थापना कब हुई थी, 1928 में। क्रिकेट कब हुई थी, 1928 में। अगर 1927 के 1 साल पहले यानी 1926 में चलते हैं, कब चलते हैं, 1926 में चलते हैं। 1926 की बात करते हो तो 1926 के समय टेबल टेनिस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, टेबल टेनिस की। किसकी हुई थी, टेबल टेनिस की, 1926 में। ठीक है, और अगर आपकी बात करते हैं 1925 की, 1925 की, तो 1925 में अगर हम लोग बात करते हैं तो उस समय हॉकी संघ की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी, हॉकी संघ की। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आपको कितनी चीज़ें पता चली, यहाँ पर आपको 4 से 5 चीज़ें पता चली कि भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सर दोराबजी टाटा थे, और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, न्यू दिल्ली में। जस्ट उसके 1 साल पहले बात करें तो 1926 में भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना हुई थी। जस्ट उससे 1 साल और पहले बात करें तो भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई थी 1925 में। और अगर 1927 या 1928 की बात करें जस्ट 1 साल बाद, तो उस समय भारतीय क्रिकेट संघ 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मैंने सिर्फ देखिए इसका हेडक्वार्टर बताया और किसी का हेडक्वार्टर नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि सारे के सारे हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। ठीक है, सारे के सारे हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर दोराबजी टाटा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहा हूँ दोस्तों, आपको लिख लेना है। आप जब पेपर देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसकी अहमियत क्या है। ठीक है, आप बताइए निम्नलिखित में से क्या खगोल पिंडों का हिस्सा है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, तारे, ग्रह, चंद्रमा, सारे के सारे तो खगोल पिंड के हैं ना। खगोल में क्या आते हैं, यानी खगोल विज्ञान में आसमान में क्या दिखाई देते हैं, तारे, ग्रह, चंद्रमा सब तो हैं आसमान में, खगोल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु की संरचना की जांच के लिए अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ 1934 में, कब, 1934 में किसकी, साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण, साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण के सह आविष्कारक कौन थे, यानी कि जो अर्नेस्ट लॉरेंस थे उन्होंने परमाणु की संरचना की जांच करने के लिए साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण बनाया था 1934 में। उनके साथ में ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बनवाया था, ये काम किया था। ठीक है, तो कौन थे दोस्तों, एमएस लिविंगस्टन थे। कौन थे, एमएस लिविंगस्टन थे। ठीक है, एमएस लिविंगस्टन जिन्होंने परमाणु संरचना की जांच के लिए साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण बनाने में सहायता की थी। ठीक है, रिको फर्मी की बात करते तो उन्होंने फर्मी की स्थापना की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात करें, जे थॉमसन की बात करें तो आपने बहुत ही पढ़ा होगा ईंट पर नाच। ईंट पर नाच यानी कि क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, लिख लूँ, ईंट पर नाच। देखिए ई से
इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने की थी, यानी थॉमसन ने। पास से क्या हो जाएगा दोस्तों, पास से प्रोटॉन हो जाएगा, रा से रदरफोर्ड, यानी रदरफोर्ड ने किसकी स्थापना की, वो किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की, ठीक है। ना से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। ये आपका दोस्तों क्या है कि एक ट्रिक है ईंट पर नाच कि किस प्रकार से आपको याद रखने की छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। परमाणु संरचना की जांच के लिए कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एमएस लिविंगस्टन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक करने बगैर जाइएगा नहीं दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। बताइए क्या, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, लिखा है कि एडोल्फ हिटलर, जो हिटलर साहब थे, हिटलर भाई साहब थे, उन्होंने खुद एक आत्मकथा लिखी हुई थी। देखिए आत्मकथा क्या उनकी, हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैम्प, यानी मीन कैम्प आत्मकथा, हिटलर की आत्मकथा है मीन कैम्प। उनके मूल रूप किस भाषा में लिखी गई थी, बताइए किस भाषा में लिखी गई थी, तो जर्मन में लिखी गई थी, ठीक है। जाहिर सी बात है, एडोल्फ हिटलर का संबंध कहाँ से, जर्मन से लिखा, जर्मन भाषा से, जर्मन भाषा में लिखी गई थी। और उनके आत्मकथा क्या है, मीन कैम्प है, क्या है, मीन कैम्प है, ठीक है। ये आपको याद रखने की हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है, मीन कैम्प है, किस में लिखे गए थे, जर्मन भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास के बेस पे लिखा हो कि खतौली का युद्ध, खतौली का युद्ध 1570 में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य की किसके, मतलब राणा सांगा, और सीधा से देखिए कि राणा सांगा और किसके बीच हुआ था, कब हुआ था खतौली का युद्ध, ये आपको याद रखना। खतौली का युद्ध कब हुआ था, 1517 में हुआ था, किसके किसके बीच, राणा सांगा और किसके बीच हुआ दोस्तों, इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था, इब्राहिम लोदी। इसके बाद दोस्तों 1570 के बाद लगभग 9 साल बाद 1526 में किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी, क्या, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, बाबर इब्राहिम लोदी और 1526 के बीच में हुआ था, ठीक है। वो 1526 में बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के साथ में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में 1527 में बाबर युद्ध लड़ा, फिर 1528 में, फिर 1529, फिर 1530 में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये तो इब्राहिम लोदी किस वंश का था दोस्तों, तो ये लोदी वंश का था, ठीक है। किसका था, लोदी वंश का। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोदी ने की थी, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। किसने, खतौली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, राणा सांगा और मेवाड़ा राज्य के, वो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, कब हुआ था, 1517 में हुआ था। नाम क्या है उसके युद्ध का, खतौली का युद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के लिए, तत्काल ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा किससे मिलेगी, हमको ग्लूकोज से मिलेगी, और ग्लूकोज किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा, मीठी चीज़ों से, यानी कि केला से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलेगा, केला से, यानी कि शुगर से, चावल से और आलू से, इन सब से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज सबसे जल्दी एनर्जी देने वाला हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है। तो केले से एनर्जी, जैसे शक्कर मिलेगी, शक्कर से क्या, ग्लूकोज से दोस्तों हमको तुरंत ऊर्जा बूस्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो केला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें कोई मतलब नहीं है, देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केला, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके यहाँ तक मैंने 25 क्वेश्चन कराए, और देखिए दोस्तों क्वेश्चन की गिनती 25 है, लेकिन लगभग मैंने आपको, अगर आपने लिखा होगा तो लगभग मैंने 50 क्वेश्चन के आसपास मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम दोस्तों लेकर चलते रहेंगे, इसी प्रकार से हम अच्छे से तैयारी करेंगे, और गारंटी देता हूं दोस्तों आपको कि महीने 2 महीने, अगर आपने 1 महीने लगातार इस चीज़ को फॉलो कर लिया ना, तो अगला अगर आपको सीपीओ का एग्जाम है, तो आप सीपीओ का एग्जाम जब देने जाएंगे तो आपको लगे कि हाँ आपने कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप देखिए प्रीवियस ईयर बेस्ड बहुत ही ज़्यादा पूछा था, पेपर में प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा पूछा था, 60 से 70% जीके प्रीवियस ईयर ही आती है, ठीक है। और मैं वो चीज़ आपको बिना कहीं पर भी आपको भटके मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है, सिर्फ आपको पढ़ने से मतलब, ठीक। आप इसको पढ़ते रहिए, ज्ञान जहाँ से मिले ले लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करूँगा, और आज तो दोस्तों हमारी पहली क्लास है, जैसे जैसे आगे क्लासें बढ़ती जाएंगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बस दोस्तों लाइक कर दिए और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।